हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 19 फेब के करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली हम बात करेंगे विश्व पेंगोलिन दिवस के बारे में, जो हर साल फरवरी महीने का जो तीसरा शनिवार होता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार 18 फरवरी 2023 को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया है। ये जो पेंगोलिन जानवर है उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पेंगोलिन शब्द मलय शब्द पेंगुलिक से बना है, जिसका अर्थ है कुछ ऐसा जो लुढ़कता हुआ है। ठीक है। आपने हेजहॉग जानवर देखा होगा, तो हेजहॉग जानवर अपने आप को बिल्कुल गेंद के समान कर लेता है। उसी तरीके से ये जो पेंगोलिन आपको दिख रहा है, ये भी अपने आप को बिल्कुल गेंद के समान कर लेता है। और इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं ना, शल्क है, तो बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता है कि कोई जानवर है या चट्टान है। साथ ही पूरे विश्व में इसके मांस की और इसके हड्डियों की बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से इसका जो है इसकी तस्करी की जा रही है और ये पर्यावरण से समाप्त होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से इसको बचाने के लिए विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में, जिसकी 49th नंबर की बैठक हुई है नई दिल्ली में 18 फरवरी को। और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता करी है। स्पेशली जिस बात पर फोकस किया गया है वो है पान मसाला और गुटखा व्यवसाय में कर चोरी हो रही है, तो उसको रोकने के लिए कौन से प्राधिकरण बनाए जाए, कौन से नियम का कानून बनाए जाए, उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया है। साथ ही 50 साल से ब्याज मुक्त ऋण को एक और साल के लिए बढ़ाने की बात कही गई है। अगर हम जीएसटी परिषद के बारे में बात करें, तो सबसे पहले केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है, जिस पर केंद्र की तरफ से और राज्यों की तरफ से वित्त मंत्रालय से रिलेटेड जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम जीएसटी के स्थापना के बारे में बात करें, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो संविधान के आर्टिकल 279 ए के पार्ट ए के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। और इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। और इसमें सदस्य के रूप में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग कौन होते हैं? तो केंद्र सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त, और प्रत्येक राज्य के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री, या जिसको उस राज्य ने भेजा हुआ है ना, तो वो इसके सदस्य होते हैं जो जीएसटी काउंसिल की बैठक में पार्टिसिपेट करते हैं। जीएसटी परिषद के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जब स्थापना करी गई थी और जब इसको लागू करा गया था, तो 2016 में संसद के दोनों सदनों में संवैधानिक एक विधेयक पारित किया गया था। किस नंबर का विधेयक था वो? तो 122वें नंबर का संशोधन विधेयक पारित किया गया था, जिसके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी एक संवैधानिक निकाय है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। अगर जीएसटी के कार्य के बारे में बात करें, तो ये स्पेशली जो विभिन्न कर होते हैं, जो विभिन्न अप्रत्यक्ष कर होते हैं, उसके ऊपर निर्णय लेने का काम करती है। वस्तु एवं सेवा कर के ऊपर अगर हम बात करें, तो 111 संविधान संशोधन अधिनियम जब हुआ था 2016, उसके बाद से व्यवहार में लाया गया था। और जब इसको लाया गया था तो एक नारा दिया गया था, वन नेशन वन टैक्स, यानी पूरे देश में एक ही प्रकार का टैक्स होना चाहिए। तो इसी नारे के साथ में इस जीएसटी को पूरे देश में लागू करा गया था और एक तरीके से अप्रत्यक्ष कर सुधार के बारे में बात करी गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पासपोर्ट के बारे में। जो पासपोर्ट के टाइम पे पुलिस वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है, उसको आसान बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करा गया है फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा। और वो क्या है? एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप के माध्यम से जो वेरिफिकेशन का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। यानी अब जो है पासपोर्ट जारी करने की समय सीमा को 10 दिन तक कम कर देगा ये ऐप। और जो 15 दिन का वेरिफिकेशन होता है उसको 5 दिन में तब्दील कर दिया जाएगा। साथ ही कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी और पेपरलेस जो एक प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कहना है विदेश मंत्रालय का। और इसके साथ में जो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय है उसका कहना है। अब हम बात करेंगे कि हमें पता था, हमने ये न्यूज़ पहले भी पढ़ी थी कि दक्षिण अफ्रीका के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, जिससे वहां से चीते मंगाए जाएंगे भारत में। तो अब ये फाइनली आ गया है। ये दूसरा जत्था है। 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए हैं, जिसमें 7 नर और 5 मादा है। और कहाँ पर लाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पर लाए गए हैं।
17 फरवरी को ये वहां से चल दिए थे, यानी जो गौतेंग के टेम्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुनू की यात्रा करी है चीतों ने। 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर वायुसेना अड्डे पर इनको उतारा गया है। और इसका जो पहला जत्था था वो 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में पहले ही आ चुका था। अगर हम पुनः पुनर्वास कार्य योजना के बारे में बात करें तो ये जो कार्य योजना है वो स्पेशली जो चीतों की संख्या को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और पुनर्वास का मतलब होता है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ऐसी जगह पर उनको रखना जहां पर वो जीवित रह सके। और इस योजना के तहत 5 साल के अंदर जो हमारे विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर 50 से अधिक चीतों को छोड़ा जाएगा। अगर भारत में चीतों की विलुप्ति के बारे में हम बात करें तो हम देखते हैं कि 1947 में छत्तीसगढ़ में जो अंतिम चीता था वो मृत पाया गया था, तो इसीलिए 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था चीतों को। ठीक है, और जिसका अच्छा, ये क्यों विलुप्त हो गए, तो इसके पीछे का जो कारण बताया गया था कि मनुष्यों के साथ संघर्ष था, उनका अवैध शिकार किया जाता था और उनको बीमारियां हो गई थी और बीमारियों के प्रति उतनी जागरूकता नहीं थी लोगों में, तो इस वजह से वो विलुप्त हो गए थे। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत क्या किया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका या नामीबिया से लाकर चीतों को भारत में रखा जाएगा, भारत के नेशनल पार्क में। तो भारत में जो विलुप्त चीते थे उसकी जो प्रजाति थी उसका नाम क्या था, तो उस प्रजाति का नाम था एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस। और जो देश में वापस लाया गया है अफ्रीकी चीता वो किस प्रजाति का है, तो उसकी प्रजाति है एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के एमडी बन गए हैं कौन, राजन अंबा। और इसके पहले वर्तमान में ये टाटा मोटर्स के उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये 1 मार्च 2023 से अपना कार्यभार संभाल लेंगे और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये रोहित सूरी की जगह लेंगे। और इन्होंने नाइकी, टाइटन वॉचेस और लेवी स्ट्रास में भी काम करा है। अब हम बात करेंगे कतर के बारे में, जिसने भारत से आयात होने वाले फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध लगा दिया था। कब लगाया था, तो नवंबर 2022 में। अब 18 फरवरी को घोषणा करी गई है कि भारत के फ्रोजन सी फूड से आंशिक रूप से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। और अगर हम इनके स्टोरेज के बारे में बात करें तो जो फ्रोजन सी फूड है वो -20 डिग्री पर स्टोर किया जाता है और चिल्ड सी फूड जो है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। भारत का जो सी फूड निर्यात होता है, अगर उसके बारे में बात करें या पश्चिमी एशियाई देशों से कुल जो निर्यात होता है करीब 1/3 हिस्सा भारत से निर्यात होता है। और सबसे जो पसंदीदा सी फूड है वो कौन सा है, झींगा, यानी झींगे का स्थान पहले नंबर पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 17 फरवरी को केंद्र सरकार ने एक्ट यूएपीए 1967 के तहत एक व्यक्ति और 2 संगठनों को आतंकवादी घोषित करा है, यानी 2 संगठनों को आतंकवादी संगठन और एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करा है। किस लिए, गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से। अब उनके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहली जो हम बात करेंगे, जिस व्यक्ति को बोला गया है आतंकवादी है वो कौन है, वो हरविंदर सिंह संधू रिंदा जिनको बोला जाता है वो है। और ये क्या, किस आतंकवादी संगठन से संबंधित है, तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई से जुड़ा हुआ है और वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर में रह रहा है, जो पंजाब में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने का संलिप्त है, आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने में संलिप्त है ये। साथ ही अगर हम आतंकवादी संगठनों के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला है खालिस्तान टाइगर फोर्स, जो स्पेशली एक उग्रवादी संगठन है और पंजाब में दोबारा आतंकवाद को फैलाने का काम कर रहा है, जो भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। दूसरा संगठन है जम्मू और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, यानी JKGF। ये जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशें करता है, नशीली पदार्थों और हथियारों की तस्करी के माध्यम से काम कर रहा है और स्पेशली ये लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद तहकीर उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से अपने सदस्यों की भर्ती करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम सबको पता है, हमने कल ही पढ़ा था फिजी के बारे में, तो हम सबको ये भी पता है कि जो एस जयशंकर है वो फिजी की यात्रा पर गए थे और वहां पर दोनों देशों के बीच में समझौते हुए हैं कुछ, और कुछ जो है उद्घाटन भी हुए हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि 17 फरवरी को फिजी की राजधानी जो सुआ थी वहां पर इंडिया हाउस में जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक आवज प्रतिमा का अनावरण किया था।
और 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भी भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता भी करी गई थी वहां पर फिजी में। ठीक है। अच्छा, इसी दौरान हमने इसके बारे में भी पहले ही पढ़ा था कि विदेश मंत्री ने फिजी संग्रहालय में पुनर्निर्मित गिरमिट गैलरी का उद्घाटन करा था। और गिरमिट गैलरी क्या है, तो जो बच्चे हिस्ट्री से रिलेट करते होंगे उनको पता होगा कि गिरमिट भारतीय अनुबंधित मजदूर थे जिन्होंने फिजी की यात्रा करी थी, तो उसका भी उद्घाटन करा गया था एस जयशंकर के द्वारा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पंजाब के बारे में। यहाँ पर भी झींगा मेला हो रहा है, यानी हमने पहले भी झींगा के बारे में पढ़ा और यहाँ पर भी हम झींगा के बारे में पढ़ेंगे। तो पंजाब के बारे में हम ये बात करेंगे कि 17 फरवरी को पंजाब में झींगा मेला मनाया जा रहा है। एक पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला है। और कहाँ पर मनाया जा रहा है, तो पंजाब का जो मुक्तसर जिला है वहाँ का एक गांव है जिसका नाम है एनाखेड़ा गांव, वहां पर मनाया जा रहा है। स्पेशली इसके पीछे का कारण है कि झींगे की खेती के लिए बढ़ावा मिले, लोगों के अंदर जागरूकता आए कि वो झींगे की खेती करें, क्योंकि झींगे की जो डिमांड है अभी हमने पढ़ा कि बहुत ज्यादा है विदेशों में। साथ ही मछली पालन का जो उद्देश्य है, मछली पालन की जो योजनाएं हैं उनसे लोगों को अवगत कराया जाए, लोगों को शामिल किया जाए, लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इस उद्देश्य से करा जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जो झींगे की खेती के लिए जाने जाते हैं पंजाब में। वो कौन सी जगह हैं, तो फाजिल्का, फिरोजपुर, बठिंडा और फरीदकोट झींगा खेती के लिए जाना जाता है। और स्पेशली इसके लिए जो फाइनेंस पोषित कर रहा है, जो फाइनेंस की हेल्प कर रहा है, वो कौन कर रहा है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस क्षेत्र में मिलकर फाइनेंस को दे रही हैं। अब हम बात करेंगे बीटल की एक नई प्रजाति के बारे में जिसका नाम है ओमोर्गस खानदेश। इसको खोजा गया है किसके द्वारा, तो हमारी जो वैज्ञानिक है जिनका नाम है अपर्णा सुरेश चंद्र कलावटे, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेस्टर्न रीजनल सेंटर पुणे के साथ काम कर रही हैं, तो उनके द्वारा इसकी खोज करी गई है। और न्यूजीलैंड में एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका नाम है जुटैक्सा, तो इसमें इनका जो पेपर है वो प्रकाशित हुआ है। और साथ ही ये जो पेपर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अपर्णा कलावटे के द्वारा। और साथ में ही प्रिटोरिया में दित्सोंग नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के वर्नर पी स्ट्रम्पर द्वारा सहलिखित है ये पेपर। ठीक है, तो इसके माध्यम से बताया गया है कि भारत में बीटल की एक नई प्रजाति खोजी गई है। अगर हम इसके नाम के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम है ओमोर्गस खानदेश नेक्रोफेगास, जिसको हम केराटिन बीटल भी कहते हैं। तो इसकी खोज करी गई है। और साथ में आपको बता दें कि भारत के इस परिवार की कुल 14 विलुप्त प्रजातियां हो गई हैं इसके मिलने के बाद में। अब हम बात करेंगे जलवायु अभियान के बारे में जिसका नाम है विलुप्त होने का चयन न करें। तो इस जलवायु अभियान के लिए एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है एंथम पुरस्कार। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है। यूएनडीपी क्या है, तो यूएनडीपी का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो स्पेशली जलवायु से संबंधित जो लोग अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके लिए दिया जाता है। अच्छा, जब इस पुरस्कार का चयन किया गया तो एंथम विजेताओं का जब चयन किया गया तो पूरे विश्व के 43 देश थे और उसमें 2000 प्रस्तुतियां थी। तो उनके बीच में इन जो विजेताओं को चुना गया है। अच्छा, इनको 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। पहला है स्वर्ण पदक और दूसरा है रजत पदक। अब इन श्रेणियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो पहली श्रेणी थी वो स्पेशली पर्यावरण और जलवायु गैर लाभकारी अभियान श्रेणी में स्वर्ण पदक दिया गया। और दूसरा स्थिरता पर्यावरण और जलवायु वैश्विक जागरूकता अभियान के लिए रजत पदक दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीएल के बारे में। देखो, बीसीसीआई ने ऑफिशियली जो 2023 का आईपीएल का शेड्यूल है उसको बता दिया है और बोला है कि 70 मैच होंगे, 52 दिन तक चलेगा, 12 जगहों पर खेला जाएगा और इसका 16 नंबर का एडिशन होगा ये। और बोला गया है कि हर एक टीम, जो भी टीम है वो 7 मैच घरेलू खेलेगी और 7 मैच वो विदेश में खेलेगी। इसकी इसकी जो स्टार्टिंग करी गई है वो कहाँ पर करी जा रही है, तो 31 मार्च 2023 में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मैच स्टार्ट हो जाएगा। और दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहां से इस मैच की स्टार्टिंग करी जाएगी। और आपको बता दें कि जो 15th एडिशन था उसका जो विजेता टीम कौन थी, तो गुजरात टाटा आईपीएल 2022 की विजेता थी।
और इस बार की जो ये आईपीएल की टीम है, इसमें कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसमें 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं: मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली चैलेंजर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टीटियांस। अब हम बात करेंगे केरल राज्य के बारे में। जैसा कि हमको पता है कि जो केरल हमारा है स्टेट, वो बिल्कुल भारत के दक्षिणी हिस्से में है और साथ ही अरब सागर यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, अरब, और ये तटवर्ती एरिया है और यहाँ से जो लगा हुआ ये क्षेत्र है पूरा केरल है। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पिनाराई विजयन। तो केरल राज्य ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत 2021-22 के लिए स्वराज ट्रॉफी किसने जीती है? तो कोल्लम जिले ने जीती है। और सेकंड नंबर पे कौन था? तो कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, और इसी के साथ साथ में दूसरे खंड में भी पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे तिरुवनंतपुरम निगम को सर्वश्रेष्ठ निगम के लिए, इसके अलावा मुलुंथुथुरी को ग्राम पंचायत के सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के लिए, सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत का पुरस्कार जीता है पेरुम्पाम्पू ने, और तिरुरंगडी का सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका का पुरस्कार जीता है। तो इस तरीके से कई खंडों में पुरस्कार दिए गए हैं केरल राज्य के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपने त्रिस्तरीय सेवाओं के लिए इजराइल की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करेगी। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय की जो 9 रत्न PSU कंपनियां हैं उसमें शामिल है। साथ ही ये जो इजराइल के लिए लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करेगी और 3 स्तरों के लिए करेगी, 3 सेवाओं के लिए करेगी। और वो 3 सेवाएं कौन सी हैं? तो एक है अद्वितीय लॉन्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट है क्या? एक अद्वितीय लॉन्चर, सेकेंड है एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और तीसरा है एक ग्राउंड मरीन सपोर्ट सिस्टम। इन तीनों स्तरों पर बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करेगी। साथ ही ये स्पेशली सी टू लैंड, लैंड टू लैंड इस तरीके की मिसाइलों का निर्माण करने का काम करती है और एक तरीके से भारतीय सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है जो एयरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत का पहला चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया गया है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वेलोसिटी कंपनी है, फिनटेक कंपनी है वेलोसिटी जिसके द्वारा लॉन्च करा गया है। और ये एक इस तरीके का चैटबॉट होगा जो बिजनेस से रिलेटेड जानकारियों को साझा करेगा ई कॉमर्स संस्थापकों के लिए और एक सरल तरीके से काम को करने का एक तरीका है। बाजार खर्च और इनकम का जो उनका कंट्रोल का जो तरीका है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर AI चैटबॉट के बारे में बात करें तो ये चैटबॉट एक तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम है। साथ ही ये स्पेशली जो यूजर के सवालों को समझेगा और उसका जवाब देगा और इसके लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम करेगा। यानी जैसे हम मानव टू मानव बात करते हैं वैसे ही मानव वार्तालाप को या मानव बातचीत को फॉलो करके ये काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे BCCI के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा के बारे में जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आपको बता दें कि टीवी समाचार चैनल ने इनका स्टिंग ऑपरेशन करा था और इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इनका जो दूसरा कार्यकाल है वो 40 दिन में ही समाप्त हो गया। पहली बार 24 दिसंबर 2020 को ये भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष चुने गए थे और इन्होंने अपना इस्तीफा किसको दिया है? BCCI सचिव जय शाह को दिया है जो अमित शाह के बेटे हैं और ये भारतीय टीम में तेज गेंदबाज के रूप में क्रिकेटर रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय और IIT रुड़की बांधों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित कर रहे हैं। यानी एक तरीके से इंटरनेशनल सेंटर के रूप में काम करेंगे ये एक्सीलेंस फॉर डैम्स के लिए। अच्छा, इसमें क्या करेंगे ये? तो ये जो विदेशी बांध मालिक हैं उनको विशेष टेक्निकल जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं वो प्रदान करेंगे। साथ ही स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बांध सुरक्षा प्रबंधन के जो कार्यक्रम है और जो उससे रिलेटेड जो एजुकेशन है, जो टेक्निक्स है उसका आपस में हस्तांतरण भी करा जाएगा। अगर हम बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के बारे में बात करें तो इसको केंद्रीय जल आयोग ने 2012 में विश्व बैंक की सहायता से स्टार्ट करा था जिसका उद्देश्य बांधों को
सुरक्षा प्रदान करना और उनको मजबूती प्रदान करना था, और उनके जो तरीके थे बांध बनाने के तरीके में, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए इसके ऊपर काम करना था। इस नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टर शाहनवाज प्रधान के बारे में, जिनका 17 फरवरी को निधन हो गया, और ये जो है 56 इयर्स के थे और इनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। और हमने अभी इनको रिसेंटली जो मिर्जापुर सीरीज है उसमें देखा था, और मिर्जापुर थर्ड में भी आने वाले हैं। और इन्होंने अपने करियर की जो स्टार्टिंग थी वो दूरदर्शन के शो था श्री कृष्ण, उसके माध्यम से करा था, जिसमें इन्होंने नंद की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी बात करा हुआ है इसके बारे में, भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन, जो स्पेशली भगवान राम और माता सीता के जो तीर्थ स्थल हैं उनकी यात्रा कराएगी। और हमने ये पढ़ा था कि इस तरीके का जो ट्रेन है वो स्टार्ट होने वाली है ना। और साथ में ही अयोध्या के साथ साथ में जो नेपाल का जनकपुर है वो वहां तक जाएगी। तो इसकी स्टार्टिंग कर दी गई है 17 फरवरी 2023 को, और ये जो है सफदरजंग रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से ये स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंटेल ने एक नए जियोन W3400 और जियोन W2400 एक जो है प्रोसेसर बनाया है, लॉन्च करा है। जैसा कि हम सबको पता है कि हम अभी i5 और i7 जो प्रोसेसर है CPU में जो लगता है वो हम यूज करते हैं। तो इसी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए इंटेल ने एक नया प्रोसेसर इजाद करा है जिसका नाम है W3400 और W2400, और इसके माध्यम से और भी स्पीड से और अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है कंप्यूटर पर। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आज है संडे, तो संडे के दिन हम अपनी क्वेश्चन वाली सीरीज भी लेकर आते हैं, यानी वीकली हमने जो कुछ भी पढ़ाया हुआ है उसको हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर आते हैं, जो क्विक रिवीजन के टाइम पे और एग्जाम के टाइम में काफी काम आता है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।